और नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम कुमार, एक इंजीनियर, ट्रैवलर बाय पैशन एंड एक्सप्लोरर बाय हार्ट। ओबरा थर्मल पावर प्लांट का निर्माण 1967 में रूसी इंजीनियरों की मदद से शुरू हुआ और 1971 में पूरा हुआ, जिसकी प्रारंभिक क्षमता 1550 मेगावाट थी। इस थर्मल पावर प्लांट की एक खास बात यह थी कि इसमें भारत की पहली 200 मेगावाट की इकाई स्थापित की गई थी। इस थर्मल पावर परियोजना का विस्तार ओबरा सी परियोजना के माध्यम से हुआ, जिसमें 1320 मेगावाट या कह सकते हैं 660 मेगावाट की दो नई सुपर क्रिटिकल इकाइयां शामिल की गई, जिसे 2025 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। आपको सामने जो प्लांट दिखाई दे रहा है वही सी ब्लॉक है और साथ ही में आपको दो इकाइयां भी दिखाई दे रही होंगी, जिससे 660 और 660 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। और इन दोनों इकाइयों के शुरू होने के बाद इस पावर प्लांट की क्षमता बढ़कर 2320 मेगावाट हो गई है। आइए सबसे पहले आपको इस थर्मल पावर प्लांट के अंदर कैसे जाना है, इस प्रोसेस को बता देते हैं। सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन लिखना होगा। साथ ही में जितने लोग आपके साथ होंगे उन सबके आधार की फ़ोटोकॉपी लगेगी। और यदि आप बाइक से हैं तो आपके पास हेलमेट होना जरूरी है, तभी आप इस थर्मल पावर प्लांट के अंदर घूमने जा सकते हैं। आइए अब हम लोग चलते हैं बी ब्लॉक में और उसके अंदर दिखाते हैं कि टरबाइन कैसे वर्क करता है, कैसे कोयला बॉयलर तक पहुंचता है। ये पूरा प्रोसेस आपको हम दिखाएंगे और दिखाएंगे कैसे पावर प्लांट से बिजली उत्पन्न की जाती है। इस पावर प्लांट में ए ब्लॉक भी था, जिसके अंदर 7 इकाइयाँ थी। जो देखिए आपको साइड में दिखाई दे रहा होगा कि कौन इकाई किस सन में स्टार्ट किया गया था, और उसी हिसाब से देखिए किस सन में उस इकाई को बंद की गई है। उसका पूरा डिटेल यहाँ पे लिखा गया है और लगभग 2020 के और 22 के अंत तक इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। देखिए किसी भी थर्मल पावर प्लांट में टरबाइन को चलाने के लिए स्टीम की ज़रूरत होती है और स्टीम के लिए पानी की ज़रूरत होती है और पानी को बॉयल करने के लिए कोयले की ज़रूरत होती है। जो थर्मल पावर प्लांट के अंदर स्पेस होता है कोल यार्ड का, वो लगभग 50 से 60% एरिया कवर करता है। लगभग 1.5 मिलियन टन, जो लगभग 40 दिन का स्टॉक होता है, कोयले को स्टोर करके रखते हैं। सबसे पहले कोयले को क्रशर मशीन के पास भेजते हैं, फिर इसको कन्वेयर बेल्ट के द्वारा कोयले को पल्वराइज करने के लिए या पाउडर फॉर्म में बदलने के लिए बाउल मिल में भेजते हैं। अब इस कोयले को बॉयलर मशीन में डाला जाता है, जिसके अंदर आग लगाया जाता है। इसके अंदर बड़े बड़े कोयले को नहीं डाला जाता, इसके अंदर कोयले के पाउडर फॉर्म को डाला जाता है। इस बॉयलर मशीन के अंदर जो कोयला जलता है तो कोयले के जो भारी कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और जो ऊपर रहते हैं उसको फ्लाई ऐश कहते हैं। वो फ्लू एयर के रूप में ऊपर चले जाते हैं और इसके अंदर गर्म हवा डालते हैं, जिसे प्री हीटेड एयर कहते हैं, जिससे कोयले में जो भी नमी हो वो अच्छे से सूख जाए और कोयला अच्छे से जल सके। ऊपर वाली टंकी से पानी पाइप के रास्ते बॉयलर के अंदर गर्म होकर भाप बन जाती है। उस भाप को ऊपर लगे टंकी में स्टोर करके उसको पुनः सुपर हीटेड किया जाता है, जिससे भाप का प्रेशर बढ़ जाता है। फिर उसको बॉयलर से बाहर निकाला जाता है। आपको जो ये सामने बीच वाली स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, यही बॉयलर मिल है। और अभी हम लोग देखिए इसके ऊपर आ गए हैं और आपको जो ये सामने स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, पूरा आग का प्रोसेस देखिए इसी के अंदर होता है और इसी के अंदर देखिए स्टीम वगैरह बनती है, जो आगे जाकर टरबाइन से जाकर उसके ब्लेड पर टकराती है। और कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है इस बॉयलर मिल का। अभी हमने आपको एनिमेशन के द्वारा इस बॉयलर के अंदर कैसे वर्क होता है ये चीज़ को आपको दिखाया है। अभी आप लोग इस बॉयलर मिल के बाहरी स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। ये सब जो आपको पाइपलाइन दिखाई दे रही हैं, इन सभी पाइपलाइनों में स्टीम है जो सुपर हीटेड होकर टरबाइन के ब्लेड पर टकराती है और टरबाइन के एक ब्लेड पर लगभग 250 केजी का फोर्स लगाती है। ये इतना धुआं कहाँ से आ रहा है? धुआं नहीं है, डस्ट है कोयले। डस्ट है पूरा। हाँ, ये स्टीम है। हाँ, और ये सब देख रहे हो डस्ट है कोयले वाला। तो ये लीक कर रहा है कि ऐसे? नीचे लीकेज है, ये नीचे है, फीडर नीचे मिल है, मिल से आ रहा था। अभी हम लोग देखिए उस जगह पर आ गए हैं जो बॉयलर से स्टीम निकली थी। वो देखिए यहाँ पर आकर टरबाइन के ब्लेड पर टकराती है और इसी जगह देखिए जनरेटर चलता है और यहाँ से बिजली प्रोड्यूस होती है, फिर प्रोड्यूस होके आगे जाती है
स्टेप अप ट्रांसफार्मर पर, फिर उसके बाद जाके आगे बढ़ाया जाता है इसको। अभी आप लोग इस प्लांट को देख लीजिए, फिर उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि टरबाइन कैसे वर्क कर रहा है, कैसे जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, फिर दिखाएंगे कैसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर काम करता है। देखिए इस बी पावर प्लांट में टोटल 5 टरबाइन को इस्टेब्लिश किया गया। जो पहला किया गया था वो 1978, फिर 79, फिर 80, फिर 1981, फिर लास्ट वाला 1982 में किया गया था। तब से ये लगातार देखिए ये कंटिन्यू है, अभी भी ये सब रनिंग कंडीशन में है। आइए अब टरबाइन के वर्किंग प्रिंसिपल को आपको बताते हैं और थोड़ा डीप में इसको समझाते हैं आपको, कैसे टरबाइन वर्क करता है, कैसे भाप इसके ब्लेड पर जाता है। आपको जो ये टरबाइन के ऊपर 2 मोटी पाइप दिखाई दे रही है, इसके अंदर बॉयलर से स्टीम हाई प्रेशर के साथ इस पाइप के अंदर आता है और यह पाइप सबसे पहले हाई प्रेशर टरबाइन के ब्लेड पर टकराती है। इसके बाद जब ब्लेड नाचने लगता है तो ये लो प्रेशर टरबाइन के पास जाती है। लो प्रेशर टरबाइन को घुमाना इजी रहता है और लो प्रेशर टरबाइन का ब्लेड देखिए धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, क्योंकि उसको इतना फोर्स की आवश्यकता नहीं होती है। और इस टरबाइन के अंदर जो भाप आई रहती है उसका टेम्परेचर 540 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1000 डिग्री सेल्सियस तक होता है और वो स्टीम टरबाइन के एक ब्लेड पर लगभग 250 केजी का प्रेशर लगाती है। कह सकते हैं कि 4 आदमी के बराबर का बल। और यह टरबाइन जुड़ा रहता है जनरेटर से। जनरेटर के अंदर के पार्ट को अल्टरनेटर कहते हैं और अल्टरनेटर जनरेटर के अंदर 3000 आरपीएम पर घूमती है, जिससे चुंबकीय फ्लक्स काटने लगते हैं और यह बिजली बनाने लगता है। टरबाइन के ठीक नीचे लगा होता है कंडेंसर। टरबाइन से होते हुए स्टीम कंडेंसर के रास्ते कूलिंग टावर तक जाती है और इसी कंडेंसर के रास्ते पानी बॉयलर के पास भेजा जाता है, जिससे पानी कंडेंसर के रास्ते जाते ही थोड़ा प्री हीट हो जाती है। इन दोनों सिलेंड्रिक शेप को लो एंड हाई प्रेशर हीटर बोला जाता है। आपको जो ये शाफ्ट दिखाई दे रहा है ये जनरेटर का रोटर है। जनरेटर में देखिए यही पार्ट है जो घूमता रहता है, इसको बोला जाता है इंजन पैनल कंट्रोलर। यहीं से देखिए टरबाइन के ऑयल टेम्परेचर प्रेशर पर यहीं से कंट्रोल किया जाता है। इस ट्रांसफार्मर को हाई पावर ट्रांसफार्मर भी कहते हैं, इसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। यह ट्रांसफार्मर बिजली को ज़्यादा दूर तक भेजने के लिए वोल्टेज को बहुत ज़्यादा हाई कर देता है, लगभग 220 के वोल्ट तक बढ़ा देता है। फिर इसको ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा आगे भेज दिया जाता है। इसीलिए जिस जगह पर इस बिजली का निर्माण किया जाता है उस एरिया में इस बिजली घर से लाइन को नहीं दिया जाता। कोयला जलने के बाद राख बन जाता है। राख 2 प्रकार के होते हैं, एक भारी राख होती है जो बॉटम ऐश में बैठ जाती है और एक धुएं के रूप में ऊपर चली जाती है। बॉटम ऐश के नीचे एक जाली लगा होता है जो राख को छानने का काम करता है। इसको एक स्टोर में रख लिया जाता है, फिर इसको सीमेंट कंपनियों को दे दिया जाता है। बाद में इसका सीमेंट बनाने में यूज कर लिया जाता है। फ्लाई ऐश को उड़ता हुआ राख बोलते हैं और इसको डायरेक्ट हवा में नहीं छोड़ा जाता। इस धुएं में जितने भी हानिकारक तत्व होते हैं उसको छान लिया जाता है। इसको छानने के लिए चिमनी से निकलने वाले धुएं से पहले एक मशीन लगाया जाता है जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर कहते हैं। ये निगेटिव चार्ज होते हैं। यह किसी भी धूलकण को अपनी ओर खींच लेते हैं और फिर धुएं को चिमनी द्वारा हवा में छोड़ दिया जाता है। इस ESP डिवाइस के कारण ही प्रदूषण कम होता है। आप हवाएं लगा रहे हैं। इस थर्मल पावर प्लांट के लिए पानी ओबरा डैम से आता है और इस वाटर को थर्मल पावर प्लांट तक पहुंचाने के लिए इसके अंदर सोडियम और कैल्शियम की मात्रा को खत्म करने के लिए इसके वाटर को डीमोलराइज किया जाता है, जिसके अंदर सिर्फ शुद्ध H2O भेजा जाता है। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। और साथ ही में आपको कोई राय देनी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।
अभी के लिए अलविदा लेते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।